जय हिंद दोस्तों। तो केबल का पार्ट हम देख लिए हैं इससे पहले और केबल का वर्गीकरण देख लिए हैं। तो जो भूमिगत केबल होती है उसके पार्ट को देख लिए और उसके वर्गीकरण को देख लिए। आपका जो सेशन हमारा चलेगा तो केबल की बिछाने की विधि कितनी होती है, किस प्रकार से बिछाते हैं, केबल की ग्रेडिंग कैसे करते हैं और केबल का जो परीक्षण है तो वो कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो केबल को बिछाने की विधि हम स्टार्ट करते हैं। केबल को बिछाने की विधि, केबल को बिछाने की विधि। तो लेइंग ऑफ मेथड ऑफ केबल। तो केबल के बिछाने की विधि देखेंगे। तो केबल के बिछाने की जो विधि होती है, यहाँ पास से हम 3 प्रकार विधि देखेंगे। तो पहली जो विधि होती है डायरेक्ट हम केबल को बिछाएंगे, एक ड्रॉ सिस्टम से बिछाएंगे और एक सॉलिड सिस्टम से बिछाएंगे। 3 प्रकार से केबल को हम बिछाएंगे। तो पहला जो होता है ड्रॉ सिस्टम। पहला हम डायरेक्ट को देखते हैं। डायरेक्ट लेइंग केबल। तो डायरेक्ट हम बिछाएंगे केबल को, इसके बारे में देखते हैं। तो डायरेक्ट केबल, जो डायरेक्ट लेइंग केबल होती है, इसमें हम एक गड्ढे को खोदते हैं। जिस गड्ढे की लंबाई होगी, आपकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई उसकी होगी 45 सेंटीमीटर होगी, और उसकी गहराई की बात करें तो 1.2 मीटर होगी। और उसके ऊपर हम रेत को डालेंगे और रेत के ऊपर केबल को रखेंगे और केबल के ऊपर फिर रेत रखकर उसके ऊपर हम ईंटें रख देंगे और इस प्रकार से हम उसको केबल को हम बिछा देंगे। तो जो डायरेक्ट लेइंग विधि होती है, तो इसमें हम एक नाली को खोदते हैं और नाली को खोदने के बाद इस नाली के ऊपर हम रेत को डालते हैं। क्या करते हैं? रेत को डालते हैं। तो ये रेत हो गई, रेत, सैंड। और ये क्या है? ये नाली है, नाली है, बेंच। तो ये नाली है और इस नाली के ऊपर हम क्या करेंगे? केबल को इस नाली में हम रेत को बिछाकर केबल को हम रख देंगे। तो ये हमारी केबल है, केबल। अब इस केबल के चारों ओर हम बालू को बिछा देंगे, बालू को पूरा ऊपर से रख देंगे। इस केबल की ऊपरी सतह पर हम ईंटा लगा देंगे, ईंट, ब्रिक्स, हम ईंट को लगा देंगे। इस केबल की जो चौड़ाई होगी वो 45 सेंटीमीटर होगी, और इस केबल की यदि हम बात करें कि जो गहराई होगी तो 1.2 मीटर होगी। इस केबल की गहराई 1.2 मीटर होगी। बात करें हम यहाँ बालू की जो ऊंचाई होगी ज़मीन से, वो होगी आपकी यहाँ तो 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये बालू की क्या है? ऊंचाई है। अब यहाँ पास हमने लगा दिया ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट, ईंट लगा दिया और इसको ईंट से हमने ढक दिया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट ही केबल को बिछा देते हैं। अब इस केबल को जो बिछाने की कास्ट होती है वो ज़्यादा महंगी नहीं होती। तो यह बिछाने की कास्ट क्या है? सस्ती है। और इस केबल को जो बिछाने के तरीके हैं, तो इसमें
उच्च टेक्नीशियन, कोई ज़्यादा क्वालिटी का एक्सपीरियंसड बंदे को ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिंपल होता है, यह सिंपल होता है और कम कास्ट की होती है। तो इस केबल में दोष क्या होते हैं, इस केबल की दोष क्या है? तो इसमें यदि केबल में फॉल्ट आ गया तो इस फॉल्ट को ढूंढना कठिन होता है। केबल में फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट को ढूंढना कठिन होता है। केबल की जो मेंटेनेंस लागत है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो अधिक होती है। बालू को निकालना फिर बार बार चेक करना, तो यह मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती है। इस केबल को बिछाना भी थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें बालू को डालना होता है, बालू को निकालना होता है। केबल को बिछाना नहीं, केबल को बदलना, यदि फॉल्ट आ गया तो केबल को बदलना क्या होता है, इसमें कठिन होता है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है कि ये सारी चीज़ इसमें पाई जाती हैं। इसका एक और हम उपयोग नहीं कर सकते कि कंजेस्टेड एरिया में इसका यूज हम नहीं कर सकते। कंजेस्टेड एरिया का मतलब जहाँ भीड़ भाड़ क्षेत्र हो, वहाँ इसका यूज हम नहीं कर सकते। तो फिर इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ खुले एरिया है, खुला मैदान है, वहाँ हम इस विधि का यूज करते हैं। तो खुले वाले मैदान में हम इस विधि का यूज करते हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट हमारी लेइंग केबल। अब जो दूसरी मेथड है, तो केबल बिछाने की जो दूसरी मेथड है वो कौन सी है? ड्रॉ इन सिस्टम। ड्रॉ इन सिस्टम। तो फिर ड्रॉ इन सिस्टम में क्या होता है? तो ड्रॉ इन सिस्टम में होता यूँ है कि हम ले लेते हैं पहले दो नाली को। ड्रॉ इन सिस्टम में हम दो नाली खोद लिए, ये हो गई हमारी दो नाली हो गई। अब इस दोनों नाली में हमने पाइप को यहाँ बिछाने के लिए सोचा। तो पाइप को बिछाने के लिए सोचा तो क्या किए? पहले हम पाइप को यहाँ डाल दिए। अब पाइप को डालने के बाद इस केबल में ये हमारी पाइप जो होगी, तो ये पाइप होगी हमारी सीमेंट या कंक्रीट की, सीमेंट या लोहे की होगी। तो इसको हम लिखेंगे कंक्रीट या लोहे की पाइप, कंक्रीट या लोहे की पाइप है। अब इस पाइप में क्या करते हैं? इस पाइप के अंदर हम केबल को डाल देते हैं। इस पाइप के अंदर हम केबल को डाल दिए। इस पाइप के अंदर हम केबल को डाल देते हैं। तो इस विधि का यूज हम करते कहाँ हैं? इस विधि का यूज वहाँ करेंगे हम जहाँ रेलवे क्रॉसिंग हो गई। आपको जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें याद रखने की, तो वो इस विधि का यूज वर्कशॉप में करते हैं, कार्यशाला में करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं। इसके अलावा रोड क्रॉसिंग हो गई, रेलवे क्रॉसिंग हो गई, इस जगह पर हम इसका यूज करते हैं। अब जो इस विधि में दोष क्या है और फ़ायदा क्या है? तो इस विधि की हम फ़ायदा देखें पहले। तो इस विधि में फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो केबल को यूज हम करेंगे तो विदाउट आर्मर वाली केबल का यूज हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊपरी वाली आर्मर क्या करता है? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है केबल में। तो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ कंक्रीट या लोहे की जो पाइप है तो वो काफ़ी है, वो यांत्रिक सुरक्षा इसको प्रदान करेगी। तो विदाउट आर्मर वाली हम केबल को यूज यहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें केबल को यदि फॉल्ट की कंडीशन हो गई तो इसको चेंज करना आसान होता है, इसको बदलना आसान होता है। करेंगे क्या? हम पाइप है सीधे ही खींच लेंगे, मशीन से खींच लेंगे। यदि भारी वजन है तो मशीन से इसको हम खींच लेंगे, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। दूसरी चीज़, इस केबल में फॉल्ट तो ज़्यादा आता नहीं। दूसरी चीज़, इसमें इस विधि का यूज ज़्यादा लॉन्ग लाइन के लिए, दूरी लाइन के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूरी तक हम केबल को बिछाएं। तो इस विधि का यूज करने के लिए सोचें तो फिर वहाँ गलत है, वहाँ हम इस विधि का यूज नहीं करेंगे। तो 60 जहाँ थोड़ा कम दूरी हो, जैसे रेलवे क्रॉसिंग हो गई, कोई पुल क्रॉसिंग हो गई, तो कम दूरी के लिए हम इस विधि का यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे इसमें फ़ायदे होते हैं। लेकिन इसमें हमारा हानि क्या है, दोष क्या है इसमें? तो दोष यह है कि यह विधि क्या होती है? महंगी होती है, वेरी कॉस्टली होती है। चूँकि सीमेंट है और इसमें पाइप है, जो पाइप है तो वो काफ़ी महंगी आती है। तो यह विधि क्या होती है? महंगी होती है। यह हमारा इसमें थोड़ा घाटा है।
और इसमें जो मेंटेनेंस कास्ट है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा होती है और इस केबल में जो फॉल्ट को ढूंढना होता है वो कठिन होता है। सॉरी, इस केबल में फॉल्ट को ढूंढना थोड़ा इजी होता है, कठिन नहीं होता। ठीक है, इस केबल में फॉल्ट को ढूंढना इजी होता है और फॉल्ट होने की संभावना कम होती है, लेकिन यदि हो ही गया तो इसमें ढूंढना इजी होता है। तो इसकी मेंटेनेंस जो कास्ट होती है तो वो क्या होगी, फिर इसमें जो मेंटेनेंस कास्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फॉल्ट वगैरह इसमें ढूंढना इजी होगा, आसान होगा। ठीक है, तो इस विधि का यूज आप देख लिए, ड्रॉ इन सिस्टम। इसमें वैसे भी फॉल्ट होने की संभावना कम रहती है, इसको मैं बता दिया। अब जो इसमें तीसरी विधि है, तो तीसरी विधि में हम इसको, तीसरी विधि सॉलिड जो विधि है तो वो तीसरी विधि है, सॉलिड वाली विधि वह तीसरी विधि है। तो सॉलिड मेथड। तो सॉलिड मेथड में क्या होता है, सॉलिड सिस्टम लिख सकते हैं या सॉलिड मेथड लिख सकते हैं। तो सॉलिड सिस्टम में होता यूँ है कि हम पहले पाइप को ले लेते हैं, पाइप को नहीं, यहाँ पास होल को ले लेते हैं, होल यानी गड्ढे या फिर आप नाली बेंच बोल सकते हैं। इस नाली में हम कंक्रीट को करते हैं, इस नाली में हम कंक्रीट करते हैं। तो इसमें हमने क्या कर दिया, कंक्रीट कर दिया, इसमें कंक्रीट कर दिया। कंक्रीट करने के बाद करते क्या है हम कि इसमें पाइप को हम, यानी जिस केबल को हमको बिछाना है उस केबल को हम यहाँ रख देंगे। तो ये हो गई हमारी केबल हो गई। अब इस केबल के ऊपर हम बिटुमिनस या एस्फोल्टिक तो यहाँ बिटुमिनस या एस्फोल्टिक, ये क्या डाल दिया हमने, बिटुमिनस या एस्फोल्टिक। तो बिटुमिनस या एस्फोल्टिक यहाँ हिंदी में लिखें तो वही एक ही जैसा लिखेंगे, बिटुमिनस या एस्फोल्टिक। तो इसमें बिटुमिनस या एस्फोल्टिक को केबल के ऊपर हम डाल देते हैं। यह जब डालते हैं तो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में, जैसे डामर आप देखे होंगे, रोड वगैरह बनती है, डामर है, तो उस लिक्विड फॉर्म में यह डालते वक्त होगा। लेकिन तत्पश्चात बात क्या होगा, यह एक कठोर में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया यहाँ पास, सॉलिड सिस्टम, सॉलिड मेथड। तो सॉलिड में बदल जाता है। तो फिर यह जो विधि होती है, तो सॉलिड में यदि बदल गया, इसमें फॉल्ट की कंडीशन आ गई, तो फिर आप करेंगे क्या, तो यह विधि में बिल्कुल पूरा क्षति हो जाती है। क्षति हो जाती है इसका मतलब कि इस विधि का यूज करना ही बंद कर दिए, इस विधि का यूज नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ जब सॉलिड हो गया तो इसमें फॉल्ट हो गई, तो फिर इसको ढूंढना क्या होगा, बहुत कठिन होगा। दूसरी चीज़, इसमें इस विधि का यूज़ करने के लिए उच्च तकनीशियन, एफिशिएंट टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है। कोई नॉर्मल बंदा इसको नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पास जो बिटुमिनस को हम डाले हैं, उस बिटुमिनस में यदि आर्द्रता आ गई, कोई नमी आ गई, तो फिर वह नमी क्या करेगी, इस केबल के इंसुलेशन तक जाएगी और वह नमी केबल के इंसुलेशन को पंचर कर देगी। तो फिर इसमें आर्द्रता, नमी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना होता है। इसमें यदि लीकेज करंट है तो लीकेज करंट भी बाहर नहीं जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन इसमें यदि फॉल्ट की कंडीशन आ गई तो फॉल्ट की कंडीशन में इसको ढूंढना बिल्कुल कठिन हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये सारे हमको, ये दोष ज़्यादा इसमें देखने को मिलते हैं और इससे फ़ायदे कम देखने को मिलते हैं। यांत्रिक मजबूती काफ़ी रहती है, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा सही नहीं है। ज़्यादा सही है कि यदि फॉल्ट वगैरह आ गया तो उसको हम अच्छे तरीके से कम कॉस्ट में ठीक कर सकें, ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है।
तो इसमें ये सारी दोष होते हैं, तो इसको यूज करना आप क्या कर दिए, बंद कर दिए। इस विधि का यूज नहीं किया जाता। यह काफ़ी महंगी भी होती है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि बिटुमिनस वगैरह यूज करना पड़ता है, तो यह काफ़ी महंगी होती है। इसमें उत्पन्न उष्मा को भी अवशोषित नहीं कर सकता बाहर की ओर। यदि I²R हानि वगैरह हुआ तो उत्पन्न उष्मा उत्पन्न हुई, तो फिर इसमें उष्मा को उत्सर्जित बाहर की ओर नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये सारी दोष होती हैं। तो केबल को हम 3 विधि देख लिए कि 3 विधियों से हम बिछाते हैं। अब जो केबल है, तो सिंगल कोर केबल में जो इंसुलेशन लगा होता है, सिंगल कोर केबल में जो इंसुलेशन लगा होता है, उसका जो प्रतिरोध है, इंसुलेशन का प्रतिरोध है, तो उस प्रतिरोध को हम देखते हैं कि वो प्रतिरोध किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो प्रतिरोध किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम इरेज करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर साथ में नोट कर लिया होगा। नहीं भी किए होंगे तो आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। केबल को बिछाने की विधि, ये टॉपिक अब हमारा नहीं रहेगा। टॉपिक अब क्या रहेगा, केबल को सिंगल कोर जो केबल होती है, सिंगल कोर केबल, एकल कोर केबल, तो उसमें जो इंसुलेशन होता है अवरोधक या कुचालक होता है। तो उस कुचालक का प्रतिरोध को हम देखेंगे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। तो एकल कोर केबल में कुचालक का प्रतिरोध, एकल कोर केबल में कुचालक का प्रतिरोध। तो एकल कोर केबल में कुचालक का प्रतिरोध को हम कैसे समझते हैं, तो केबल को पहले हम बनाते हैं। ये हो गई हमारी केबल। तो केबल हमारी चपटी हो गई, गोली आकार का हमको बनाना है। तो केबल ये ले लिए हम, केबल का जो होता है कंडक्टर। अब केबल के कंडक्टर के अलावा हम केबल के इंसुलेशन को भी बनाते हैं। तो ये हो गई केबल का इंसुलेशन हो गई। गोला नहीं है, चलिए चल जाएगा, समझने के लिए आपके काफ़ी गोला है और चित्र में देखने के लिए भले से नहीं है। तो ये केबल हो गई हमारी। अब केबल में यहाँ पास केबल का जो कंडक्टर होता है, केबल का कंडक्टर है, सिंगल कोर केबल है। कैसी है, सिंगल कोर केबल है, एक ही कोर इसमें केबल है। तो इस कंडक्टर के, ये पूरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के हम केंद्र बिंदु पर यहाँ पास आ चुके हैं। अब केंद्र बिंदु से देखें तो यहाँ पास क्या होगी, इसकी पूरा रेडियस होगी, इसकी यहाँ बिंदु से और इस केबल के बीच में क्या होगी, त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। और यहाँ तक पूरा ले लें तो फिर हो जाएगा व्यास, हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। तो इसके हम त्रिज्या को लेते हैं। तो त्रिज्या यहाँ पास इस केबल की त्रिज्या R1 ले लेते हैं, इस केबल की त्रिज्या R1 लेते हैं यहाँ तक। अब इस केबल की जो त्रिज्या है कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर का जो त्रिज्या है, रेडियस है, R1 है, और इस कंडक्टर का और इस इंसुलेशन का, तो सीधा सा कहें तो इस कंडक्टर से और इस इंसुलेशन के बीच की जो त्रिज्या होगी वो R2 हो गई। इन दोनों के बीच की त्रिज्या हो गई R2 हो गई। अब यहाँ इंसुलेशन के ऊपर आ जाता है मेटेलिक शीट्स आ जाता है। क्या आ जाता है, मेटेलिक शीट्स आ जाता है। तो धात्विक कवच हो गया, इधर साइड हो गया धात्विक कवच, मेटेलिक शीट्स हो गई। ये मेटेलिक शीट्स है। ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा इंसुलेशन है। अब इसके बीच में हमारा जो वोल्टेज यदि यहाँ से हम देते हैं तो हाई वोल्टेज होगा, और यदि वोल्टेज इसके जो मेटेलिक शीट्स है वो इसका जो होता है
विभव जो होता है वो 0 होता है। इसका विभव क्या होता है? 0 होता है। चूँकि यह ग्राउंडिंग है, मेटेलिक शीट्स है, ग्राउंडिंग है, इसमें कोई विभव नहीं है। तो यहाँ पास उच्च विभव हो गया और यहाँ पास निम्न विभव हो गया। उच्च विभव हो गया और निम्न विभव हो गया। तो इस उच्च विभव और निम्न विभव के बीच में होगा क्या? इस उच्च विभव और निम्न विभव के बीच में होगा यूँ कि जो इंसुलेशन है, तो इस इंसुलेशन को पंचर करके, पंचर ना भी करें तो इस इंसुलेशन को पंचर किए बिना जो भी थोड़ा लीकेज करंट प्रवाहित होगी, कुछ ना कुछ तो लीकेज प्रवाहित, कुछ ना कुछ तो यहाँ पास करंट लीकेज प्रवाहित होगी। तो जो अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित होती है, किसको? प्रतिरोध को पंचर करके, या फिर प्रतिरोध को पंचर ना भी करके जो लीकेज करंट होती है, रिसाव धारा होती है, यदि प्रवाह यहाँ पास से होती है तो उस प्रवाह होने का जो विरोध करता है इंसुलेशन, जो उस लीकेज करंट के प्रवाह का विरोध करता है इंसुलेशन, तो वह इंसुलेशन की प्रतिरोधकता कहलाती है, वह कुचालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। तो यहाँ पास यह कुचालक की क्या कहलाएगी? प्रतिरोधकता कहलाएगी। तो यहाँ ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हुई? लीकेज हुई। क्या लीकेज हुई? करंट लीकेज हुई। तो यहाँ हम लिखेंगे लीकेज धारा। तो लीकेज धारा हो गई। तो कंडक्टर और इंसुलेशन के बीच में क्या है? हमारा कंडक्टर और मेटेलिक शीट्स के बीच में यहाँ इंसुलेशन है। उस इंसुलेशन से लीकेज धारा प्रवाहित होगी और लीकेज धारा के प्रवाह का जो विरोध करेगी इंसुलेशन, वह इंसुलेशन की प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक है। तो इसमें जो R है, तो R क्या है और R1 क्या है, R2 क्या है? R का मतलब यहाँ R1 क्या है? तो R1 जो है तो चालक का क्या है? चालक की त्रिज्या है, चालक की त्रिज्या है। R2 क्या है? चालक का ही है, कुचालक का है, कुचालक की त्रिज्या है। यहाँ केबल होगी तो केबल की लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करेगा कुचालक का प्रतिरोध। तो लंबाई L क्या है? केबल की लंबाई, तो L क्या है? केबल की लंबाई है। और यहाँ पास जो विशिष्ट यहाँ पास जो प्रतिरोधकता का नाम लिए, तो जो रो है तो केबल की प्रतिरोधकता है। तो केबल के इंसुलेशन की क्या होगी? यहाँ कुचालक की प्रतिरोधकता होगी, इंसुलेशन की प्रतिरोधकता होगी। तो रो कुचालक की प्रतिरोधकता, तो कुचालक की ये प्रतिरोधकता हो गई। तो इन चीज़ों से हम यहाँ निकालेंगे कि जो केबल का प्रतिरोध होता है, केबल के इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो केबल के इंसुलेशन के प्रतिरोध को हम निकालेंगे कि किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है केबल का प्रतिरोध। तो केबल के इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध होता है, तो केबल के इंसुलेशन का प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध को R से, और ये निर्भर करता है यदि आपकी यहाँ पास है 2πL है तो इस पर निर्भर करेगा, और आपका यह निर्भर करता है log E पर निर्भर करेगा, 2πL और log E पर यह निर्भर करेगा। और इसके अलावा रो log E रो R2 R1, तो इधर साइड हो जाएगा ओम। तो यहाँ पास इतनी सारी चीज़ों के ऊपर यह डिपेंड करता है। तो हमको जो सीधा सा देखना था, इस फार्मूले को याद रखते हुए हमको जो निकालना था, देखना था, तो मेन चीज़ यहाँ पास निकल के आई कि यदि चालक का यहाँ पास
केबल की लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई के साथ इंसुलेशन लगा है, तो उसका यदि इंसुलेशन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, केबल की लंबाई L बढ़ेगी तो फिर वहाँ पास प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। ऐसे ही होगा ना। तो केबल की यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध वहाँ पास घटेगा। तो केबल की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोधकता, यहाँ पास प्रतिरोधकता जो होगी तो वो बढ़ेगी, सॉरी घटेगी, क्योंकि यह क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यह व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती क्या है, L जो है तो 1/L है, 1/L है। तो यहाँ पास जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि केबल की लंबाई बढ़ती है तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घटता है। तो हमको इससे यह पता चल गया कि जो इसकी प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता, केबल की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। तो सिंपल से याद रखना है कि केबल की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है, या फिर यूँ याद रख सकते हैं कि उसका अपोजिट तो बोल नहीं सकते कि केबल का रेजिस्टेंस घटने पर लंबाई बढ़ती है, जो कि लंबाई बढ़ाने पर ही बढ़ेगी, है ना। तो केबल की लंबाई बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध जो है तो घटेगा, उसका प्रतिरोध घटेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पास याद रखना है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध में हमको यह ज्ञात हो गया कि केबल की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अब इसमें हम केबल का दूसरा भाग देखेंगे कि केबल में इसमें सिंगल कोर जो केबल होती है तो उसके बीच में कैपेसिटेंस भी होता है। जैसे हमने ओवरहेड लाइन में कैपेसिटेंस की चर्चा किए थे, उसी प्रकार से हम केबल में भी कैपेसिटेंस की चर्चा करेंगे। तो केबल में कैपेसिटेंस की चर्चा हम करते हैं अब, तो इसको हम इरेज करते हैं। आप समझ में गए होंगे, इसमें ये चीज़ को याद रखिएगा और इसकी जो फार्मूला निकल के आया है इसको याद रखिएगा कि केबल की लंबाई बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है, प्रतिरोध घटती है। तो इसको हम इरेज करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा चीज़ है यहाँ पास, सिंगल कोर केबल में कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस। तो सिंगल कोर केबल में हम कैपेसिटेंस को देखेंगे कि सिंगल कोर केबल में कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो कैपेसिटेंस के बारे में मैंने इससे पहले भी बता रखा हूँ, जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है सॉरी। तो ये हो गई हमारी कोई सिंगल कोर केबल हो गई। अब सिंगल कोर केबल के ऊपर हम एक दूसरी केबल की लेयर को चढ़ाते हैं। जो दूसरी लेयर होती है वो होती है इंसुलेशन की। तो सिंगल कोर केबल के ऊपर हम दूसरी लेयर को चढ़ा दिए, जो हो गई इंसुलेशन हो गई। एक कंडक्टर होगा और कंडक्टर का ये पूरा भाग होगा। कंडक्टर का ये पूरा भाग जो है तो आपको दिख रहा है, त्रिज्या दिख रहा है। तो जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर का क्या होती है, आधा होती है। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या जो होगी तो डायमीटर का आधा होगी, तो इसको हम d/2 लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं। अब इस केंद्र बिंदु से अब यहाँ इंसुलेशन के पास जाते हैं, तो इसकी भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, d/2 होगी। क्योंकि यदि हम यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास लेते हैं तो व्यास का आधा हो जाएगी, व्यास का आधा क्या होगा, आधा, व्यास का आधा पूरा है तो यहाँ पास d, और आधा लेंगे तो /2 कर देंगे। तो यहाँ आधा जब लेते हैं तो कैपिटल इंसुलेशन का जो है तो उसको हम कैपिटल से लेते हैं, अब कैपिटल /2। तो ये चालक के जो स्मॉल d है वो चालक की त्रिज्या, चालक का व्यास हो गया। और चालक के व्यास से मेटेलिक शीट्स के पहले जो इंसुलेशन है तो उस इंसुलेशन की यदि हम डायमीटर को लेते हैं, व्यास को लेते हैं, तो फिर वहाँ d/2 हो जाएगा, जो कैपिटल में d है। तो इस चालक में हम जब क्या करते हैं, वोल्टेज को प्रवाहित कराते हैं, वोल्टेज को यहाँ देते हैं। तो वोल्टेज को देने पर यहाँ पूरा उच्च विभव का वोल्टेज हो गया। और ये जो मेटेलिक शीट्स है यहाँ पास क्या लगी है, ये मेटेलिक शीट्स लगी है। तो यहाँ निम्न विभव होगा, जो निम्न विभव होता है।
तो यहाँ उच्च विभव और निम्न विभव हो गया। इसके बीच में क्या है, ये पूरा इंसुलेशन है। इसके बीच में क्या है, इंसुलेशन है, मतलब यहाँ पास इंसुलेशन है। तो फिर इंसुलेशन है तो एक उच्च विभव और एक निम्न विभव, उसके बीच में जो इंसुलेशन होता है तो वहाँ पास क्या होता है, वहाँ पास होता यूँ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। तो उसके बीच में कैपेसिटेंस बन जाएगा, उसके बीच में क्या होगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा। तो कैपेसिटेंस इसके बीच में बन जाता है। तो ये कुचालक है, इस कुचालक के बीच में कैपेसिटेंस बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी मेटेलिक शीट्स है, यहाँ भी उच्च विभव है, तो यहाँ भी कैपेसिटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से सिलेंड्रिकल टाइप का चारों तरफ कैपेसिटेंस इस केबल में बन जाते हैं। अब इस कैपेसिटेंस के बन जाने से होगा क्या, पहले तो हमको जानना होता है कि इस केबल में जो कैपेसिटेंस होता है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये कुचालक है और ये है मेटेलिक शीट है, ये मेटेलिक शीट है, और ये क्या है, कंडक्टर है, चालक है। तो कैपेसिटेंस जो होता है तो वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है तो यहाँ देखेंगे पहले d/2 क्या है। तो स्मॉल d क्या है, स्मॉल d चालक का व्यास है। तो फिर कैपिटल D क्या है, कुचालक का व्यास है। इस केबल की लंबाई भी होगी, जो भी लंबाई हो, तो केबल की L क्या है, केबल की L केबल की लंबाई होगी, केबल की लंबाई होगी। अब इस केबल की लंबाई है, और इसके अलावा जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन जो आर है तो यहाँ पास एप्सिलॉन आर कुचालक की विद्युतशीलता हो जाएगी। एप्सिलॉन आर कुचालक की विद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन आर कुचालक की विद्युतशीलता है। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है, इस कैपेसिटेंस का मान कितना होता है, यह जो कैपेसिटेंस होता है इस कैपेसिटेंस का मान कितना होता है। तो जो कैपेसिटेंस का मान होता है तो यहाँ एप्सिलॉन आर, कैपेसिटेंस मतलब यहाँ ये क्या है, चालक है, और ये मेटेलिक शीट्स है। इस चालक और मेटेलिक शीट्स में के बीच में, चालक और मेटेलिक शीट्स के जो मध्य इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन के बीच में क्या बन गया, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किसके बीच में बनता है, कंडक्टर और मेटेलिक शीट्स के मध्य में कैपेसिटेंस बनता है। तो कैपेसिटेंस जो होगा, तो कैपेसिटेंस यानी धारिता, तो यहाँ धारिता, कैपेसिटेंस जो होगा, तो कैपेसिटेंस को हम C से दर्शाएंगे यहाँ पास, और जो C होगा तो एप्सिलॉन, जो C होगा एप्सिलॉन R और L, एप्सिलॉन R और L 4.4 और log 4.41 log 10 dy कैपिटल D बाय 10 की पावर -9। कैपेसिटेंस किस में होता है, फैरेड में होता है। तो इतना इसका मान होता है। अब यहाँ पास इतना इसका मान निकल के आ गया। अब सीधा सा हमको देखने को मिल रहा कि जो कैपेसिटेंस है वो लंबाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे ही उसके क्रमानुपाती है। तो कैपेसिटेंस यदि लंबाई बढ़ती है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ता है। ये पहले ही बता चुका हूँ कि लंबाई जितनी ही लंबी होगी उसमें कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होता है। तो लंबाई बढ़ने पर कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है। तो इसके अनुक्रमानुपाती है, तो C के अनुक्रमानुपाती है कौन, L। तो लंबाई बढ़ने पर कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। चालक की लंबाई बढ़ने पर, केबल की लंबाई बढ़ने पर कैपेसिटेंस उसमें बढ़ेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ याद रखना होता है। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक होगा, तो दूसरा टॉपिक ये होगा कि सिंगल कोर केबल में जो
यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिंगल कोर केबल में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है उसको हम देखते हैं। स्ट्रेस यानी क्या होता है, तनाव होता है। चूँकि उन केबल में कोर है, मेटेलिक शीर्ष है, जो एक तनाव होगा। तनाव देखते हैं क्या होता है, बताते हैं अभी। तो इसमें जो सिंगल कोर केबल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस यानी क्या होता है, तनाव होता है। सिंगल कोर केबल में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या है, यहाँ पास परावैद्युत तनाव, परावैद्युत तनाव। तो सिंगल कोर केबल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है सिंगल कोर केबल में। तो स्ट्रेस क्या, तनाव। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर को बनाते हैं। ये हो गया, कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर में चारों ओर ये हो गई हमारी इंसुलेशन हो गई। कंडक्टर के ये मध्य वाले भाग को ले लेते हैं। कंडक्टर की ये मध्य वाला भाग, ये हो गई उसकी d/2, और यहाँ से यहाँ तक हो गई D/2 हो गई। तो इंसुलेशन का व्यास हो गया और चालक का व्यास हो गया ये। D/2 हो गई। अब इसमें ये मेटेलिक शीर्ष है जो 0 विभव से है। ये क्या है, मेटेलिक शीट है। अब ये मेटेलिक शीट है, इंसुलेशन है, और ये कंडक्टर है। तो इसमें होता क्या है कि जो इसमें एक होता है विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता क्या हुआ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ क्या, विभव प्रवणता क्या होता है। तो जो विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो वो dV/dx, dV/dx भी है। तो इसकी यूनिट देखें तो वोल्ट पर x क्या है, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर। तो जो विभव प्रवणता है, तो विभव प्रवणता क्या है, यदि इंसुलेशन की जो मोटाई होगी, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इंसुलेशन की क्या है, ये मोटाई है। तो इंसुलेशन की जो मोटाई है तो उसकी भी क्या है, लंबाई है। लंबाई को हमने क्या ले लिया, मीटर में ले लिया। और यहाँ पास वोल्टेज है। तो इंसुलेशन की जो मोटाई में यहाँ वोल्टेज कुछ और है, ले लेते हैं 10 वोल्ट। तो यहाँ वोल्टेज क्या है, अभी 0 वोल्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पास होता क्या है कि जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज का जो स्ट्रेस होगा, तो यहाँ पास क्या है, 10 वोल्ट है, यहाँ उससे कम होगा, 9 होगा, 7 होगा, 8 होगा, मतलब क्रमशः घटता जाता है। कैसे, लंबाई इसकी बढ़ने पर। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि वोल्टेज जो ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इस केबल में इसका क्या प्रभाव होता है और इसमें क्या रोल होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के वजह से इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से इसमें जो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत तनाव होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत तनाव होता है, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर निर्भर करता है। केबल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो संबंधित है वो किससे है, स्ट्रेस से है, इलेक्ट्रोस्ट्रेस से है, तनाव से है, स्थिर विद्युत तनाव से संबंधित है। तो यहाँ केबल पर हम देखते हैं कि जो ये पूरा कंडक्टर है, ये पूरा कंडक्टर है। इस कंडक्टर में इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक, कंडक्टर के बिंदु तक पूरा
पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, बिल्कुल एक समान होगा। चूँकि यह पूरा भाग कंडक्टर का है, एक समान होगा। तो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है तो एक समान यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जो इसकी सतह है तो इस सतह पर क्या है, सर्वाधिक है, मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस सतह पर सर्वाधिक है। अब यहाँ पास आ गया हमारा इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन की यहाँ लंबाई है। इंसुलेशन की लंबाई बढ़ने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, घटता है। इंसुलेशन की लंबाई बढ़ने पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, स्थिर विद्युत तनाव है, वो लंबाई बढ़ने पर घटता है। जैसे जैसे हम इस चालक से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है घटेगा। तो कह सकते हैं कि वह तनाव घटता है तो उसकी विभव प्रवणता भी घटती है, उसकी विभव प्रवणता भी घटती है। तो सबसे ज़्यादा विभव प्रवणता, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहाँ होगा, तो यह जो चालक की सतह है तो इस चालक की सतह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम फिर कहाँ होगा, तो उससे ज़्यादा यहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा, इससे कम क्रमशः ऐसे क्रमशः आते आएंगे। तो सबसे कम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है यानी विभव प्रवणता हुआ, चूँकि यह दोनों एक दूसरे के संबंधित हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बढ़ेगा तो विभव प्रवणता बढ़ेगी, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पास सबसे ज़्यादा है विभव प्रवणता और यहाँ पास क्या है, कम है। तो सबसे कम इस इंसुलेशन के जो बाहरी वाला भाग है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो मेटेलिक शीट्स है वहाँ पास विभव प्रवणता सबसे कम होगी, सबसे मिनिमम होगी। इसको हम इस अक्ष की सहायता से समझते हैं कि यहाँ पास इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब हम बताना चाहते हैं। तो जो विभव प्रवणता है यहाँ पास, तो इस अक्ष को हम ले लेते हैं, एक अक्ष खींचते हैं, ये हो गया। और ये केबल की क्या है, ये केबल की, ये भी पूरा केबल ही है, ये क्या है, पूरा चालक है, ये चालक है, इतना यहाँ तक चालक है। ओके, अब यहाँ से चालक की सतह से इन दोनों के बीच में क्या है, इंसुलेशन है। तो इंसुलेशन की यहाँ से यहाँ तक क्या हम ले लेंगे, लंबाई। जो लंबाई को हम यहाँ पास x ले लिए, x यहाँ पास हम लंबाई को ले लिए, इंसुलेशन की लंबाई को x ले लिए। अब देखते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंसुलेशन की जो मोटाई है। तो इंसुलेशन की मोटाई को एक हम इस तरह डाट डाट में अक्ष को खींच लेते हैं। तो जो यहाँ पास ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो यहाँ पास एक समान है, इस पूरे भाग में एक समान है। अब जैसे ही हम इस इंसुलेशन से दूर जाते हैं तो घटता जाता है। तो इस कर्व को हम बताएंगे कि घट रहा बाबू, तो तुम नीचे की ओर ऐसे झुकोगे। तो यह कर्व यही दर्शाता है कि यहाँ पास पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो रहा, घट रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पास घट रहा। तो क्यों घट रहा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी घट रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर हम यहाँ पास विभव प्रवणता की इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है। तो विभव प्रवणता की इसमें तात्पर्य यह है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो पूरे चालक तार में क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। पूरे इंसुलेशन में एक समान होनी चाहिए। एक समान नहीं होता तो फिर इससे दिक्कत क्या होती है, वह पंचर को वीक करने में ज़्यादा सक्षम होता है। क्योंकि यहाँ पास हम इंसुलेशन तो जो लिए हैं तो एक समान मटेरियल के लिए हैं। तो यहाँ पास जब एक समान मटेरियल के लिए हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा है, मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा है और यहाँ सबसे कम है। तो इस वाले इंसुलेशन को तो जल्दी पंचर कर देगा यहाँ पास, तो इस वाले इंसुलेशन को जल्दी पंचर कर देगा, यहाँ पास नहीं करेगा। तो इस तरह पंचर होने के इंसुलेशन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तो पंचर होने की संभावना बढ़ जाएगी। कहाँ पास, उसके सतह के पास, और इधर साइड कुछ नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पूरे केबल में एक समान हो, ताकि उसमें जो लोड सहने की, मान लीजिए आपको कोई देता है तो आप चाहेंगे कि इस हाथ में कोई लोड को रख देगा, यदि आपको इस वाले भाग में रख दिया 10 किलो का, तो आपका हाथ झुक जाएगा,
झुक जाएगा ना। आप चाहते हैं कि इस पूरे हाथ में बराबर लोड हो तो आप कुछ देर तक सह पाएंगे, पूरा कुछ देर तक सह पाएंगे। यहीं कोई रख देगा तो ऐसे झुक जाएगा। तो आप चाहेंगे ना कि बराबर कोई रख दे। तो ये भी चाहता है कि हमको बराबर जो स्ट्रेस मिल रहा है, तनाव मिल रहा है, बराबर मिले। यहाँ पास क्यों ज़्यादा मिल रहा भाई, हम जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ये ही बोलता है। तो उसी प्रकार से चाहते हैं हम कि इसके पूरे इंसुलेशन में बराबर मिले, इस पूरे एक्स अक्ष की लंबाई में बराबर इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिले, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूरे बराबर मिले। तो ऐसा होता नहीं। तो फिर हम ऐसा करते, इसको हम क्या करते हैं, पोटेंशियल इसको हम ग्रेडियंट को जो होता है प्रवणता को हम पूरे केबल में एक समान हम रखना चाहते हैं। तो फिर उसके लिए सबसे पहले हम केबल की ग्रेडिंग यहाँ पास करेंगे। केबल की हम ग्रेडिंग करते हैं। तो केबल की ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं, एक समान हमको रखना है तो केबल की ग्रेडिंग करना पड़ेगा। तो केबल की ग्रेडिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ पास केबल की अब ग्रेडिंग करेंगे। तो अब जो अगला टॉपिक रहेगा तो केबल की ग्रेडिंग करना। तो यहाँ पास केबल की ग्रेडिंग, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे का, केबल की ग्रेडिंग। तो केबल की ग्रेडिंग हम यूँ करते हैं कि जो केबल की केबल की ग्रेडिंग करना कहलाती क्या है, तो इंसुलेशन पर जो चालक तार है और यहाँ पास मेटेलिक शीट्स है, इसके बीच में जो इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन की मोटाई पर पूरा एक समान हमको विभव प्रवणता का मान रखना होता है। इस विभव प्रवणता के मान को हम एक समान जो रखते हैं, परावैद्युत तनाव को, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस को जब एक समान हम रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम कि यह ग्रेडिंग है। किसकी ग्रेडिंग है, केबल की ग्रेडिंग है। तो पूरे केबल की मोटाई पर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, परावैद्युत तनाव का मान एक समान रखना ही केबल की ग्रेडिंग कहलाती है। आप शार्ट में इस तरह बताएंगे। तो फिर यहाँ पास केबल की ग्रेडिंग हम करते हैं दो प्रकार से। कितने प्रकार से करते हैं, केबल की ग्रेडिंग हम यहाँ पास दो प्रकार से करते हैं। तो जो इसमें पहला प्रकार होता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होती है। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होती है। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग को हम यहाँ पास देखते हैं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। और जो दूसरा होता है इंटर शीथ ग्रेडिंग। तो इंटर शीथ को मध्य लिखेंगे, मध्य शीथ, और कैपेसिटेंस को धारिता लिखेंगे, धारिता ग्रेडिंग। तो ये दो प्रकार से ग्रेडिंग हम करते हैं। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि हम दो प्रकार से करते हैं, क्योंकि इससे आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये ज़्यादा आपके लेवल का उच्च हो जाएगा, डिप्लोमा बेसिस हो जाएगा। तो आपको मात्र पूछ लेगा इतना ही कि केबल की ग्रेडिंग कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। नाम याद रख ले, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंटर शीथ ग्रेडिंग। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार से ग्रेडिंग करते हैं। अब इसमें जो एक छोटा सा टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक है कि इसमें जो केबल है, तो केबल में यदि क्या होता है, केबल में जो फॉल्ट आते हैं, दोष आते हैं, तो केबल में जो दोष आते हैं तो वो कौन कौन से दोष हो सकते हैं, तो उस दोष के बारे में हम देख लेते हैं फटाफट। केबल के जो दोष होते हैं वो केबल के कौन कौन से दोष होते हैं। तो केबल में दोष, केबल इन फॉल्ट, फॉल्ट इन केबल, केबल में दोष। तो केबल में जो दोष होता है यहाँ, तो केबल में हम दोष देखेंगे तीन प्रकार से दोष देखेंगे। कितने प्रकार से, हम तीन प्रकार से हम दोष देखेंगे। तो जो पहला दोष होता है केबल में, तो ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। क्या, ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। तो फिर ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, यहाँ पास क्या है, मेरी कोई केबल है, इस केबल में क्या हो गया, बीच से केबल कट गई तो यह ओपन हो गया। अब यह ओपन हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, केबल ये बीच से कहीं टूट जाती है तो डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो इसको हम ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। तो फिर ओपन सर्किट फॉल्ट इसको हम बोलेंगे। लेकिन इस फॉल्ट को अब ठीक भी करना है, तो इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम जो विधि का यूज करेंगे तो उस विधि को हम क्या कहते हैं,
तो इस केबल में जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट का पता लगाने के लिए हम कैपेसिटी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? धारती परीक्षण करते हैं, कैपेसिटी टेस्ट करते हैं। आपको ओपन ये याद रखना है कि कौन सा फॉल्ट है, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और फॉल्ट होने के क्या उपचार हैं, क्या इसके पता लगाने के तरीके हैं। तो कैपेसिटी फॉल्ट को लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पास कैपेसिटी टेस्ट मतलब धारती परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पास कैपेसिटी टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पास ओपन फॉल्ट के अलावा भी और जो दूसरा फॉल्ट है वो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ओपन फॉल्ट के अलावा जो दूसरा फॉल्ट है वो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो यहाँ पास शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या है? तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यूँ है कि आपकी क्या है, ये केबल है, इन केबल में ये लगे हैं क्या आपके इंसुलेशन, और इस इंसुलेशन के बीच में क्या है? कंडक्टर है। ये कंडक्टर है, ये तो इसको ऐसे बना दे तो लगता है कि मेरा दोस्त बन गया है, आँखों कैसे बना दे, है ना। तो ये कंडक्टर जो है, तो इस कंडक्टर में क्या होते हैं? 3 यहाँ पास कंडक्टर हो गया। अब इस इंसुलेशन के बीच में क्या है? यहाँ इंसुलेशन के इस कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन है। यदि यह इंसुलेशन पंचर हो गया, यदि यह इंसुलेशन पंचर हो गया तो इससे लीकेज धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब जब लीकेज धारा प्रवाहित होगी तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस शॉर्ट सर्किट हो जाने को हम क्या कहेंगे कि यह हो गया लघु परिपथ, इसको बोलेंगे हिंदी में लघु परिपथ बोलेंगे। तो इन दो केबलों के मध्य में जब इन दो कंडक्टर के मध्य में जब इंसुलेशन पंचर हो जाता है और उससे लीकेज धारा प्रवाहित होकर एक दूसरे को शॉर्ट कर देते हैं तो वह शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाते हैं। अब इस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को क्या करते हैं? हम ठीक करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम इन एक विधि को और देखते हैं, इसके बाद हम इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम तरीके बताते हैं। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया लघु शॉर्ट यानी लघु परिपथ दोष। तो यहाँ तीसरी जो विधि होती है वो होती है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट। तो अर्थ फॉल्ट क्या होता है? तो वही चीज़ हो गई, इसी में समझा देते हैं कि हो गई हमारी क्या, यहाँ पास कंडक्टर हो गया। अब ये कंडक्टर जब इस क्या हो गई, अर्थिंग हो गई, इस मेटेलिक शीट्स हो गई, तो मेटेलिक शीट से यह अर्थिंग क्या हो गई, यह कंडक्टर मेटेलिक शीट से टच हो गई, पंचर होकर टच हो गई, लीकेज धारा प्रवाहित होने लगी, तो यह अर्थ शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास अर्थ शॉर्ट हो जाता है। अब इस अर्थ शॉर्ट को हम क्या करेंगे? ठीक करेंगे, और इस फॉल्ट शॉर्ट सर्किट को भी हम ठीक करेंगे। तो अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट दोष को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? लूप टेस्ट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? लूप टेस्ट, लूप परीक्षण, लूप टेस्ट का हम यहाँ पास उपयोग करते हैं। तो फिर यह लूप टेस्ट है क्या? लूप टेस्ट है क्या? क्या होता है लूप टेस्ट? तो जो लूप टेस्ट है तो यह हम बताएंगे आगे, लेकिन आपको यह याद रखना है कि यह लूप टेस्ट जो होता है तो अर्थ में और शॉर्ट सर्किट में इन दोनों को फॉल्ट को पता करने के लिए हम लूप टेस्ट का उपयोग करते हैं। और इसमें जो लूप टेस्ट होता है या लूप टेस्ट को हम पास परीक्षण, लूप टेस्ट को हिंदी में पास परीक्षण बोलेंगे। जो लूप टेस्ट होता है तो यह किस सिद्धांत पर काम करता है, ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। तो व्हीटस्टोन सिद्धांत पर यह कार्य करता है, आपको याद रखना है व्हीटस्टोन सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जो आपका लूप टेस्ट है तो व्हीटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जो ये लूप टेस्ट होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। जो लूप टेस्ट होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो वेरली लूप टेस्ट होता है और एक होता है मोरे लूप टेस्ट होता है। एक होता है वेरली लूप टेस्ट, बड़े बड़े लिख दें, इसको हम मिटा के भी तो लिख सकते हैं। वेरे लूप टेस्ट। और जो दूसरा होता है मोरे
लूप टेस्ट। तो यह दो प्रकार के टेस्ट यहाँ पास हम करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं हम? अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को इसको दोष को पता लगाने के लिए हम दो प्रकार से यहाँ पास लूप टेस्ट को जो है तो वो दो प्रकार से करते हैं, और जो लूप टेस्ट होता है व्हीटस्टोन सिद्धांत प्रकार करता है। अब जो यहाँ पास अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है वो किसके द्वारा ठीक करते हैं? वो लूप टेस्ट के द्वारा ठीक करते हैं। तो घुमा फिरा के बोलें तो इन दोनों को टेस्ट करने के लिए हम लूप टेस्ट का यूज़ करते हैं। इन टेस्ट को करने के लिए हम दो प्रकार से विधि अपनाते हैं, और इसको जो लूप टेस्ट होता है व्हीटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है। सो थैंक्स अभी तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ और कुछ नए सीखने के उद्देश्य के साथ। सो थैंक्स गाइस, अभी तक आप हमारे वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।